नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलम यूट्यूब चैनल पर। हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि पढ़ने के क्रम में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। आज बारी है विसर्ग संधि पढ़ने की। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। आगामी जो लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जुलाई को LT ग्रेड का विज्ञापन आना है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। GIC प्रवक्ता के लिए, इसके अतिरिक्त TGT PGT परीक्षा के लिए, पुलिस, लेखपाल, दरोगा और ग्राम विकास अधिकारी इत्यादि परीक्षाओं में ये समान रूप से उपयोगी है। अप्रत्यक्ष रूप में देखें तो वर्तनी शुद्धि में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो समीक्षा अधिकारी का जो की परीक्षा होने वाली है 28 जुलाई को, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिसका संधि तैयार है तो वर्तनी शुद्धि उसकी जो है स्वाभाविक रूप से अधिक स्कोर होगा उसमें। तो आज हम लोग कुछ सरल नियमों और उदाहरणों के साथ देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे विसर्ग संधि को। अब देखिए, पहला नियम है विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा मतलब जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा, ग ग अंग। उसी तरह च वर्ग का ज झ इ। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा यानी अंतस्थ हो या फिर हा हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। अब देखिए, जैसे मनाधन बल, इसमें बा क्या है, तीसरा वर्ण है प वर्ग का, बा फा बा, है ना। तो तीसरा तो मनोबल हो गया, विसर्ग को ओ हो गया। उस तरह मनाधन रथ, मनोरथ रा क्या है, अंतस्थ है, तो मनाधन रथ मनोरथ हो गया। उसी तरह मना धनहर, हा क्या है, ऊष्म है, हा भी है ना। तो मना धनहर मनोहर हो गया। उसी तपा धनहर तपोबल हो गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, विसर्ग से पूर्व, यदि दूसरा नियम है विसर्ग से पूर्व, विसर्ग के पहले यदि अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, मतलब छोटा आ या बड़ा आ ना हो, विसर्ग से पहले कोई और स्वर हो और बाद में कोई स्वर, या तो कोई स्वर हो उसके बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले क्या शर्त है कि अ या आ ना हो, बाकी कोई स्वर, और विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वही जैसे क वर्ग में गा घा अंगा, च वर्ग में ज झ इया, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर या अलावा यानी अंतस्थ हो, अंतस्थ व्यंजन हो में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। अब देखिए, जैसे नी धन धन, नी धन धन, ये तीसरा चौथा पांचवा में आ गया, तो नी धन धन निर्धन हो गया, इसको देखो विसर्ग को रा हो गया। आशी की धनबाद, तो वाह क्या, तो आ या आ से भिन्न है ना, बड़ी ही है, यहाँ पे देखो आ से भिन्न है पूर्व में, तो छोटी ही है, तो यहाँ भी रा हो गया, है ना, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा में आ गया कोई, धा आ गया, निर्धन हो गया। आशी धनबाद में देखिए विसर्ग से पूर्व आ नहीं है, बड़ी ही है, और उसके बाद अंतस्थ है, तो इसको विसर्ग को रा हो गया, तो आशी और ये रा बन के ऊपर आ गया, आशीर्वाद हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद को बहुत पूछा जाता है, एक तो वर्तनी में पूछा जाता है, खूब वेरी इंपॉर्टेंट कहिए। आशी धनबाद आशीर्वाद बनता है, तो ये वर्तनी में खूब पूछा जाता है। आशीर्वाद लोग यहाँ लगा देते हैं, नहीं आगे लगेगा, आशीर्वाद, इसका विच्छेद क्या होगा, आशी के धन वाद, विसर्ग संधि है, आशीर्वाद। उसी उसके बाद देखो दुरासा, अब यहाँ देखो विसर्ग के पहले छोटा हुआ है, आ नहीं है, फिर आ गया, निस्वर आ गया, तो विसर्ग को रा हो जाएगा, दुरासा हो गया। देखो यहाँ भी देखो बड़ी ही था, आ नहीं था, शर्त यही आ नहीं होना चाहिए, उसके बाद अंतस्थ आ गया, तो आशीर्वाद हुआ। उसी तरह दुरासा हो गया। फिर नी धन गुण, अब इसमें भी देखो ना है और ना में छोटी की मात्रा, मतलब आ नहीं है विसर्ग से पूर्व, और उसके बाद इसको तोड़ोगे तो कैसे, विसर्ग कैसे, विसर्ग पूर्व ना है कि ई है, देखो इसको तोड़ोगे तो ना मतलब हो जाएगा ना प्लस ई, बड़ी ई है, इसको अगर तोड़ के देखोगे तो ना प्लस ई लिखा होगा, ये इसको अगर दो ना प्लस ई, तो ई है विसर्ग के पूर्व। शर्त ये है कि आ नहीं होना चाहिए, तो बड़ी ई और फिर गा आ गया, यानी तीसरा वर्ण, तो ये फिर विसर्ग को रा हो गया, तो निर्गुण देखो बन गया। फिर पुनः धन जन्म, तो ये पुनर्जन्म हो गया, ये देखो। अब देखिए पुनः धन जन्म है, जन्म है, पुनर्जन्म बनता है अपवाद, ध्यान रखना, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म ये अपवाद। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा नियम, विसर्ग के बाद च छ श, श कौन सा तालव्य श है, विसर्ग के बाद यदि च आए, छ आए, तालव्य श आए, तो विसर्ग को श हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे नी धन च
तो नी के बाद चा आ गया, विसर्ग के बाद चा है तो निश्चल हो गया, विसर्ग को शकार हो गया, मतलब तलबिश निश्चल। उसी तरह निधनचल निश्चल, निश्चल हो गया। दुधन वेरी इंपॉर्टेंट, दुस्साहसन की वर्तनी पूछी जाती है, लोग गलत करते हैं, इंपॉर्टेंट है। दुधन दुशासन, अब देखिए दु और शयन तो विसर्ग को श हो जाएगा, दुशासन, तलबिश हो गया। हरिधनचल हरिश्चंद्र इसी तरह बनता है। उसके बाद देखो विसर्ग के बाद ता स हो, विसर्ग के बाद ता हो या श हो, सदा कौन सा दंती, ता या दंती श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स होगा, दंती स हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए निधन तेज, अब नी विसर्ग के बाद ता आया तो ये इसको सकार हो जाएगा, दंती श, तो निस्तेज, निधन तेज निस्तेज, निधन संदेह निस्संदेह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है वर्तनी में, निस्संदेह, या तो निसंदेह अलग अलग करके ऐसे लिखो, या निस्संदेह, निस्संदेह ऐसे लिख सकते हो, ये भी सही है, निसंदेह, या फिर जोड़ के लिखोगे निसंदेह, निस्संदेह। उसके बाद विसर्ग के पूर्व, इसमें देखिए विसर्ग के पूर्व ई या उ हो, विसर्ग के पहले अब क्या हो, ई हो या उ हो, और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। कैसे, देखो ई या उ हो विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद क ख हो, ट ठ हो या प फ। अब देखिए कैसे, जैसे निधन काम, तो नी विसर्ग के पहले ई है, ई या उ होना चाहिए, ई है और फिर का आ गया तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा मूर्धन्य श हो जाएगा, तो निष्काम बनता है। उसी तरह निधन पाप निष्पाप, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है वर्तनी में। वैसे भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा निधन पाप निष्पाप, निधन टू निष्ठुर बनता है, धनुधन टंकार धनुष टंकार। उसके बाद है छठा नियम, देखिए विसर्ग के बाद, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग लोप हो जाता है, नहीं गायब हो जाता है। लोप क्या होता है, अदर्शनम लोपा, संस्कृत में सूत्र है कि ना दिखाई देना लोप कहलाता है। तो विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखो अब इसमें देखो निधन रोग, अब इसको अधिकतर लोग निरोग लिख देते हैं, निरोग कहते हैं, निरोग, अच्छे लोग इसको निरोग लिख देते हैं। अब निरोग गलत, निधन रोग, तो ये शुद्ध हुआ क्या, निरोग। ये समीक्षा अधिकारी में भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, निरोग शुद्ध क्या होगा, निरोग, निरोग नहीं होता, निरोग या निह रोग कहो, तोड़ के उसको, जैसे निह रोग कहो, नहीं तो अगर संधि करके लिखोगे तो नी रोग, तो कैसे नी रोग। अब देखो विसर्ग के बाद रा आया, अब विसर्ग के बाद यदि रा आएगा तो नियम होता है कि विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग गायब हो गया, और विसर्ग के लोप होने से जो विसर्ग के पूर्व वर्ण था, स्वर था, वो दीर्घ हो जाएगा, तो नाम ही छोटी थी तो बड़ी ही हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा नी रोग। और नीरस, नीधन रस, इसी तरह रा या फिर विसर्ग के बाद तो नीरस हो जाएगा, नीधन रस नीरज हो जाएगा। रज माने मिट्टी, नी माने नहीं, बिल्कुल मिट्टी नहीं, एकदम साफ स्वच्छ, नीरज हो गया। नीधन रज नीरज, नीधन रो नीरो, रो माने शोर, नी माने नहीं, बिना शोर का, तो ये नीरो हो गया। समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए अंतिम नियम है कि का पा फा के पूर्व अगर विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व विसर्ग के बाद यदि क्या होता है, देखो का पा फा के पूर्व विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, का पा फा के पूर्व यदि विसर्ग आ रहा है तो वह ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो अधा पतन, अब इसमें पा आ गया ना विसर्ग के बाद, तो अधा पतन ऐसे लिख लेंगे। अंतापुर, अंतापुर क्या होता है, ये आरओ में भी इंपॉर्टेंट है और बहुत परीक्षाओं में पूछ सकता है, एलटी में भी पूछ सकता है। अंतापुर क्या होता है, इसको रनिवास कहते हैं,
राजमहल का वह स्थान जहाँ स्त्रियां रहती हैं, यहाँ नौकर तक सब स्त्रियां रहती हैं, मतलब दास, उसे अंतापुर कहते हैं। वहाँ केवल रानियां रहती हैं, उसे रनिवास है, अंतापुर कहते हैं। तो अंतापुर हो गया। प्रातः काल बन गया, इसमें देखो का आ गया विसर्ग के बाद। अंतःकरण, तो ये आपकी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और यदि कहीं कोई आपको समस्या होती है, कोई आपको प्रश्न पूछना है इससे संबंधित, नहीं समझ में आया, तो आप जो है पूछ सकते हैं निस्संदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।